नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज दिनांक 5 मार्च 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, बिना समय खराब किए हम चलते हैं सीधे अपनी आज की डिस्कशन पे। उससे पहले थोड़ी-सी कुछ बातें कर लेते हैं। देखिए, पूरी दुनिया में अफ़रा-तफ़री का माहौल है, चीज़ें ठीक डायरेक्शन में नहीं जा रही है। बहुत सारी खबरें हैं और बहुत सारे डेवलपमेंट है, बट हम स्ट्रिक्ट रहेंगे हमारी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसी पे। और आज काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था कि ईरान के ऊपर और इजराइल, ईरान और अमेरिका का जो ये ट्राइलेटरल एक संघर्ष चल रहा है उसके बारे में बात कर लेंगे। तो एक 4-5 आर्टिकल आज एक ही दिन में थे, तो सबको इंक्लूड करके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे सबके वो एक्सट्रैक्ट करके मैंने डाला है, तो हम थोड़ा सी इस पे बात कर लेंगे, राइट? चलिए फिर अपन सीधे चलते हैं अपनी आज की न्यूज़ पे। देखिए, एक आज दैनिक भास्कर में ये न्यूज़ थी और ये था राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय के बारे में। देखिए, आपको पता है इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है प्रति व्यक्ति आय। यानी औसत आय जो है हमारे राज्य की या राज्य के किसी जिले की, ये बहुत बड़ा पैरामीटर है। इससे पता चलता है कि वो राज्य कितना आर्थिक रूप से सक्षम है या फिर पिछड़ा हुआ है। ये जो है 2020-21 से लेके 2024-25 के बीच में जो अंतर है, ठीक है दोस्तों, उसको लेके ये जो है न्यूज़ बनी है। तो अपन बात कर लेते हैं, देख लेते हैं। एग्जाम के हिसाब से भी पूछा जा सकता है और हमें जनरली भी पता होना चाहिए कि जो डेवलपमेंटल ग्रोथ है वो स्टेट की किस तरह से चल रही है। आगे इसमें बोला जाता है कि राजस्थान के जिलों में जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें पिछले 5 वर्षों में जो है कि उल्लेखनीय एक वृद्धि हुई है, ठीक है। और ये एक महत्वपूर्ण आर्थिक संकेत देता है कि राज्य में जो आर्थिक सुधार है उनकी जो दिशा है वो ठीक है। कि भाई अगर मान लो हर व्यक्ति की अगर इकोनॉमी में, आय में, इनकम में वृद्धि हो रही है, तो ये अपने आप में एक अच्छा सिंबल है कि जो हमारा स्टेट है वो विकास कर रहा है। अब इसमें जो डाटा है जो हमें याद रखना है, ये तो हमारी समझने वाली बात होगी। अब जो हमें याद रखना है वो है सबसे पहले अलवर। यानी अलवर पहले स्थान पे, यानी प्रति व्यक्ति आय अगर पूछा जाए आपसे कि राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय किस जिले की सबसे ज्यादा है, तो आपका जवाब होना चाहिए अलवर। याद रखने के लिए आपको की एरियाज बता देता हूँ, रीजन क्यों है भाई अलवर। देखिए आप, निमराना, भिवाड़ी, ये दोनों औद्योगिक जो प्रदेश है कहाँ पे है? अलवर में। यानी दिल्ली से सटा हुआ है, दिल्ली एनसीआर से सटा हुआ है। और जो ये बड़े औद्योगिक प्रदेश है ये हमारे अलवर के अंतर्गत आते हैं, इसलिए अलवर की जो प्रति व्यक्ति आय है वो पहले नंबर पे है। देखिए, ये जो है 2,68,321 रुपये, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना याद रखें कि जो प्रति व्यक्ति आय में है स्टेट में सबसे पहला जिला कौन सा है? अलवर है। एक बात और आपको याद रखनी है कि परसेंटेज जो वृद्धि है, यानी 2020-21 से लेके 2024-25 के बीच में जो सबसे तेज वृद्धि की है वो किसने की है? तो वो आपका हो जाता है राजसमंद, ठीक है। जयपुर ने भी अच्छा विकास किया है, लेकिन उस तरह से कोई एक्सक्लूसिव डाटा जयपुर के बारे में नहीं है। तो फिलहाल आप दो चीजें याद रखेंगे। पहला, अलवर जो है वो पहले स्थान पे है और इस पीरियड में सबसे ज्यादा वृद्धि किसने करी है? तो राजसमंद ने करी है। अब अपन देख लेते हैं टॉप 4 जिले। पहले स्थान पे आपको पता अलवर है, दूसरे पे जयपुर है जो कि पहले तीसरे पे था, अब बढ़ के दूसरे पे आ गया है। तीसरे पे आपका जैसलमेर है, चौथे पे राजसमंद है। देखिए, एक चीज आपको समझ आ रही होगी कि जैसलमेर जो है आपका एक पश्चिमी जो राजस्थान है उसका जिला है, रेगिस्तानी जिला है, लेकिन फिर भी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? सोलर का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो रीजन है। अलवर पहले स्थान पे, इसके पीछे क्या है आपका? भिवाड़ी और निमराना जो इंडस्ट्रियल आपका प्रदेश है, इंडस्ट्रियल जो जगह है उसके हिसाब से ये डेवलपमेंट इसमें रहा है। 4 चीजें याद करेंगे। सबसे पहले अलवर जो है प्रति व्यक्ति आय में पहला स्थान है, आय याद नहीं रखनी है। सबसे ज्यादा प्रतिशत वृद्धि किसने की है? राजसमंद ने। अगर 4 टॉप के याद रखने तो पहला अलवर, दूसरा जयपुर, तीसरा जैसलमेर और चौथा राजसमंद। राजसमंद आपको वैसे भी याद रखने की, इसने 76% की वृद्धि करी है। कब? 2020-21 से लेकर 2024-25 तक। तो हमारी ये न्यूज कंप्लीट हो जाती है। इतना अगर आप याद रख लेते हैं आपके लिए सफिशिएंट है। चलिए आगे। आगे कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं और कुछ रक्षा और नियुक्ति से संबंधित बातें। सबसे पहले तो आपको पता है S-400 जो है एक एंटी मिसाइल यानी मिसाइल रक्षा प्रणाली है, जो कि कहाँ की है? रूस की है और रूस से हमने लिया। और आपको पता है हमारा जो सिंदूर हुआ था उसमें जो इसकी यूटिलिटी है वो काफी बढ़िया रही थी। यानी पाकिस्तान के 300 किमी के टारगेट तक को इसने अच्छे से लॉक करके डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो इसने अपनी यूटिलिटी दिखाई और उसी के हिसाब से अगेन 5 और एक्स्ट्रा जो S-400 जो मिसाइल्स है वो लेने जा रहा है कौन? इंडिया। इसका पूरा नाम है S-400 सुदर्शन। याद रखेंगे आप, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो कि हमने खरीदा है रूस से। उसके अलावा बाकी चीजें जो है आपके लिए उस तरह से एग्जाम के हिसाब से इंपोर्टेंट नहीं है, आप जस्ट इतना याद रखेंगे।
आगे है बीएसएफ में एक नए इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति हुई है। देखिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर सिंपल अगर बीएसएनएल में कोई बीएसएफ में अगर कोई इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति हुई है तो हमारे लिए काम की खबर नहीं है। बट ये जो आईपीएस अधिकारी है जो कि 2007 बैच के आईपीएस है राजपाल में ना, ये राजस्थान के हैं, इसलिए हमारे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी आप हल्का सा देख लेंगे, क्या पता आरपीएससी पूछ ही ले। ओके, आगे एक बात हो रही है और लगातार ये चीज न्यूज में, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स आईआरजीसी, इसकी बात आपको हर जगह सुनने को मिलेगी। देखिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए शुरुआत में जो ईरान था वो डेमोक्रेटिक टाइप का कंट्री था, ठीक है। वहां 1979 में एक क्रांति होती है जिसको नाम बोला जाता है इस्लामिक क्रांति, ठीक है। यानी हमें इस्लाम के हिसाब से शासन चलाना है, इस तरह वहां के लोगों ने एकजुट होकर और एक क्रांति कर दी और 98% लोग इसके पक्ष में थे। तो ईरान में जो है शासन बदल जाता है। इस बदले हुए शासन के बाद वहां के जो नए खुमैनी नाम के जो व्यक्ति है जिन्होंने ये स्टैब्लिश किया वहां पे इस्लामी शासन, उनको ये रियलाइज होता है कि यार जो पुरानी जो फोर्स है, पुरानी जो पुलिस है, वो हमारे इस धार्मिक राज्य की रक्षा नहीं कर पाएगी, या इवन हो सकता है कि उसका जो झुकाव है वो अमेरिका या इजराइल की तरफ रहे। तो उन्होंने क्या किया कि भाई एक मुझे नई फोर्स चाहिए, तो उन्होंने गठन किया इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का। समझ गए आप आईआरजीसी क्या है? ओके, चलिए फिर ये है, ये जो वहां का सुप्रीम लीडर है सीधे उसके नियंत्रण में काम करती है। यानी जब स्थापित हुई थी 1979 में तब कौन था? खमेनी, ठीक है। और अभी जो जिसका अभी जिसको एलिमिनेट किया है यूएसए ने वो खमनी, ठीक है। दोनों में सिमिलरिटीज है। तो इनके सीधे नियंत्रण में ये फोर्स काम करती है। ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, हम देख लिया 1979 में। मुख्यालय कहाँ पे है? ईरान में, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। शाखाएं इसकी देखिए, ये इंपॉर्टेंट है कि ग्राउंड फोर्स भी है, एरोस्पेस भी है, नेवी भी है, उर्दू फोर्स भी है और स्वयंसेवी बल भी है, इंटरनल सीक्रेट एजेंसी भी है, एक्सटर्नल सीक्रेट एजेंसी भी है, बाकी सारी ग्राउंड फोर्सेज भी है, नेवल फोर्सेज भी है। यानी ये फुल फ्लेज एक तरह की मिलिट्री है जो कि ईरान में ऑपरेट करती है, ठीक है। आपको क्या याद रखना, सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स क्या है? ये एक ईरानी सेना है, बस इतना सा आपके एग्जाम के हिसाब से काम का है, राइट। चलिए आगे। आगे एक वर्ड है जो कि वर्ड के हिसाब से इंटरेस्टिंग लगता है, तो कभी पूछा जा सकता है गैंग ऑफ 8। देखिए सुनने में थोड़ा अलग सा लगता है। ये क्या है बेसिकली? देखिए आपको पता है अमेरिका में जो है डेमोक्रेसी है, और किस तरह की डेमोक्रेसी है? प्रेसिडेंट जो है वहां का हेड होता है, यानी राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति जो है हमारी तरह संसद से उसका कोई विशेष, जिस तरह से हमारा सिस्टम वैसा कोई लेना देना होता नहीं। संसद इंडिपेंडेंट होती है, राष्ट्रपति अपना इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन संसद में से जो वरिष्ठ या फिर जो ज्यादा प्रभावशाली, ऐसे 8 सदस्यों का एक ग्रुप होता है, ठीक है। और इन 8 सदस्यों को क्या है कि ये भी सीधे प्रेसिडेंट से जाके मिल सकते हैं और प्रेसिडेंट भी इनको ब्रीफ करता है। जैसे अभी जो ईरान पे कार्रवाई करी, इस कार्रवाई की जो ब्रीफिंग है वो ट्रंप ने इन 8 सदस्यों को दी, इसलिए ये न्यूज में गैंग ऑफ 8 याद रखेंगे। 8 वरिष्ठ नेता है किसके? संसद के, जिसको कि कांग्रेस बोला जाता है अमेरिका में। ये एक सीक्रेट समूह है जो कि बहुत ज्यादा जो सेंसिटिव मामले होते हैं उनमें जाके राष्ट्रपति उनको ब्रीफिंग देता है कि भाई हमारे कंट्री ने इस तरह का डिसीजन लिया है या फिर हम इस तरह का डिसीजन लेने जा रहे हैं, इसके ये इस तरह के इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। तो आप इसको याद रखेंगे कि गैंग ऑफ 8 क्या है। आगे एक न्यूज थी कि हमारी विशेषाधिकार समिति होती है। देखिए ये जो समिति है ये आपकी विधानसभा में भी होती है और ये आपकी संसद में भी होती है, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, ठीक है। ये दोनों में होती है। इस जो समिति है उसके अध्यक्ष इंपॉर्टेंट होते हैं। तो रविशंकर साहब जो है हमारे बीजेपी के रविशंकर प्रसाद नेता है, उनको इस विशेषाधिकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। किसने? लोकसभा अध्यक्ष ने, ओम बिरला जी ने। आपको पता है सारी समितियों की जो अध्यक्षों की नियुक्ति है वो कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा की समितियों की। तो इन्होंने बनाया, तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप थोड़ा समितियों के बारे में आप देख लेंगे। इसका इंडिकेशन यही है कि आप जो संसद की समितियां उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जैसे लोक लेखा समिति होगी, उसके अलावा आपकी विशेषाधिकार समिति होगी, इसी तरह विधानसभा की जो समितियां हैं, जन लेखा, लोक लेखा, इनके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे। आगे देखिए स्मृति मंदाना जो है वो दुनिया की नंबर 1 बल्लेबाज बन गई है आईसीसी वनडे रैंकिंग महिला में। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। और आपको पता थोड़े दिन पहले हमने एक न्यूज डिस्कस और करी थी कि वुमेन ऑफ द ईयर जो है सेलेक्ट हुई है क्रिकेट
में, और इन्होंने जो फास्टेस्ट 50-50 बॉल में 100 जो बनाए थे, विराट कोहली का रिकॉर्ड भी इन्होंने तोड़ दिया था। तो कुछ बातें जो आप स्मृति मंदाना के बारे में याद रखें। यानी महिला क्रिकेट से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप आंख बंद करके हिट कर सकते हैं कि वो मंदाना ही होगी। ये बहुत प्रूव नहीं है, लेकिन 2-3 जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो इनके ही बारे में चल रही है, और सबसे ज्यादा प्रभावशाली खिलाड़ी भी है। मजाक वाली बात थी, आप अच्छे से सिस्टमेटिक वे में ही पढ़ेंगे। चलिए फिर आगे देखो, हाड़ौती के लिए कुछ 2 डेवलपमेंटल जो परियोजनाएं हैं उनके बारे में बात हुई है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कितने करोड़ की है क्या है, नाम इंपॉर्टेंट है, नोनेरा और परवन अकावत। देखो हाड़ौती में आपको पता है 4 जिले आते हैं, कौन कौन से आते हैं आप बताएंगे मुझे? कोटा, बूंदी, ठीक है, बारां और झालावाड़, राइट। ये 4 जिले आते हैं हाड़ौती में, और इन चारों के लिए 2 परियोजनाएं, नोनेरा और परवन अकावत। देखिए आपका जो हमने बात करी थी राम जल सेतु जो परियोजना है, उस परियोजना का ही हिस्सा है ये नोनेरा और परवन अकावत जो पेयजल परियोजना है। देखिए बेसिकली क्या है, इनसे पीने का पानी और सिंचाई का पानी उपलब्ध करवाना है, ठीक है। हाड़ौती के 4 जिलों हमने पढ़ लिया, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ इनके लिए एक अच्छा साबित होगा। जिले याद रखेंगे आप, परवन अकावत जो पेयजल परियोजना है ये बारां में, कोटा में और झालावाड़ में। देखिए 3 जिले इसमें शामिल है, ये गांव वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, आप याद नहीं रखेंगे, ठीक है। नोनेरा जो परियोजना है इसमें कोटा और बूंदी बेसिकली 2 ही जिले हैं, नोनेरा में 2, नोने छोटा है थोड़ा तो इसमें 2 जिले हैं, परवन अकावत थोड़ा बड़ा है तो इसमें 3 जिले। कौन सा? बारां और कोटा के अलावा झालावाड़, और इसमें कोटा और बूंदी ओनली, ठीक है। आगे ये कि कितने परियोजनाएं कितने करोड़ की ढाणियां प्रभावित होगी, ये आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने बस ये है कि न्यूज के साथ में डाल दिया, ओके। चलिए फिर आगे बात हो रही है एआई के बारे में। देखिए एआई के बारे में हमने पीछे जो आर्टिकल डिस्कस किया था उस दिन हमने बात करी थी, मैं आपको याद दिला देता हूँ कि यूएसए की एक कंपनी है एंथ्रोपिक्स, ठीक है, एंथ्रोपिक्स, इसने डेवलप किया है क्लाउड जो है आपका एआई जो है मॉडल है वो डेवलप किया है। तो और इसने आरोप लगाया था कि डीप सिक जो है चाइना का, उसने आपका डेटा चुरा लिया, राइट। ये बात हमने उस दिन करी थी। अब इश्यूज ये आ रहे हैं कि अभी हाल ही में एक न्यूज आ रही है कि अभी ईरान पे जो मिसाइल अटैक किया है, इस मिसाइल अटैक में यूज हुआ है क्लाउड के मॉडल का। किसने किया है? पेंटागन यानी अमेरिकी रक्षा एजेंसी ने, और वहां पे किस तरह की कार्रवाई होनी है ऑटोमेटेड, उसमें इसका यूज किया है। तो इश्यूज उठते हैं कि किस तरह एआई ह्यूमन के लिए एक त्रासदी बन सकता है, क्या एआई को लेके नैतिक नियम होने चाहिए, इन सब मुद्दों के बारे में बात हो रही है। चलिए अपन इसको पढ़ लेते हैं, इश्यूज आप समझ गए होंगे। आगे आगे बोला जाता है, राइटर बोलते हैं कि क्या एआई को किलर रोबोट बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए, यानी एआई को क्या इस तरह की अनुमति दी जानी चाहिए कि एक ऐसा रोबोट विकसित करे जो जाके खुद लोगों को मारे, ये सवाल है। कंपनी जो एंथ्रोपिक है वो मानती है नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी कंपनी जो एआई वाली है वो बोल रही है नो, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट क्या बोल रही है? गवर्नमेंट यानी कि पेंटागन जो अमेरिका की रक्षा एजेंसी है वो बोल रही है कि ऐसा होना चाहिए, यानी जो सरकार के लिए जरूरी है वो कंपनी को करना चाहिए। आगे बोलते हैं कि एंथ्रोपिक ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जो हथियारों को अपने आप निशाना साधने में मदद करता है, और पेंटागन ने इसका उपयोग किस पे किया है? ईरान वाली इस लड़ाई में किया है। साथ ही उसने एंथ्रोपिक को धमकी और दी है अमेरिका ने कि भाई तुम्हें जो चीन की हुआवे कंपनी है उसको हमने जिस तरह से बैन किया हम तुम्हें भी अमेरिका में बैन कर देंगे, यानी उसको ब्लैकमेल और किया जा रहा है। आगे बोला जाता है कि युद्ध कैसे लड़ा जाएगा ये कानून तय करेगा, कंपनी की नैतिकता नहीं, ऐसा बोला जा रहा है अमेरिका की सरकार के द्वारा। तो इसमें क्या है, काफी सारे जो मुद्दे हैं एआई को लेके वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे बोला जाता है कि भाई कानून निर्माता ही तकनीकी सीमा को तय करेंगे, यानी जो लोग कानून बनाने वाले जो सरकारें हैं वो तकनीकी सीमाओं को तय करेंगे और उनको तय करना चाहिए। जैसे आगे बोला जाता है क्लोनिंग, देखो एक मुद्दा आया था लगभग आज से 10 से 15 साल पहले, ठीक है। कैसे आया था कि जैसे आप हो, सुरेश है, अब ये इस तरह का कि सुरेश का एक प्रतिकृति सुरेश की तैयार कर दी जाए, यानी वो सुरेश की तरह ही सोचता है, सुरेश की तरह ही उसकी बायोमेट्रिक्स वगैरह काम कर सकते हैं। तो सोच के देखिए कितना बड़ा अपने आप में एक सिक्योरिटी हजार था। तो इस पे जो है सरकारों ने प्रतिबंध लगा दिया था। तो इसी तरह जो इस तरह की जो एआई है जो ऑटोमेटिक किलर रोबोट की जो बात करती है, क्या इन पे प्रतिबंध नहीं लगा देना चाहिए? बिल्कुल लगा देना चाहिए। तो इस तरह की बातें यहाँ पे आगे बोला जाता है कि भाई नैतिक जिम्मेदारी जो है कंपनियां तो समझ रही है लेकिन सरकारें नहीं समझ रही, और टेक कंपनियों को इस तरह के कानून की जरूरत है, ठीक है। तो यही इसका मुख्य जो सारांश था वो यही है। आगे हमने बात करी थी कि किस तरह ईरान इजराइल संघर्ष
और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से हम चीजें समझ लेते हैं। देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ होता क्या है। आप अगर वर्ल्ड मैप को मैं आपको यूं समझाऊं, या आप यूं अपना इंडिया यहाँ मान लीजिए, ठीक है, यहाँ फिर आप आगे चलते हैं, ठीक है, ये हमारा अरब सागर है, ठीक है, इसको आप अरब सागर मान के चलिए, ठीक है, यहाँ से आपका मध्य पूर्व जो है वो शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे इसको बड़ा बड़ी आप यूं माने कि जैसे यहाँ आपका यूएई हो गया, यहाँ आप इसको सऊदी अरब माने, यहाँ आप कहीं कुवैत माने, और ये जो है ये आपका जैसे यहाँ आप ईरान को माने, ठीक है, यहाँ अफगानिस्तान और पाकिस्तान को माने, ठीक है, यहाँ आपका आ गया इजराइल, छोटा सा देश इजराइल, यहाँ आप कहीं मान लें यूएसए को, ठीक है, ठीक है। समझने के लिए जस्ट आप थोड़ा सा इशू को समझे, मैं आपको मैप से अगर आप इशू को समझते हैं तो थोड़ा सा आसानी से समझ आता है। देखिए 1979 तक चीजें सामान्य थी। 1979 तक क्या था, ये जो इजराइल था, ये जो ईरान था, ये इजराइल का दोस्त था और अमेरिका का भी दोस्त था, और स्पेशली इजराइल और ईरान के बाकी सारे जितने भी अरब के देश थे, ये सब इनको इनसे खतरा महसूस करते थे और ये इनसे खतरा महसूस करते थे, ठीक है। दोनों की एक आइडियोलॉजी थी और दोनों का ये उद्देश्य था कि यहाँ जो रूस है, रूस की जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी उससे बच के रहना है। लेकिन बदलाव आता है कब, 1979 में, जो कि हमने वीडियो के शुरू में की, वहां इस्लामिक क्रांति होती है। क्रांति होने के बाद में सीधा इजराइल और अमेरिका से जो ईरान है वो संबंध खत्म कर लेता है, और अमेरिका को बोला जाता है बड़ा शैतान, ठीक है, बड़ा शैतान, और इजराइल को छोटा शैतान। और तब से लेके फिर अपनी अलग से जो आपने सेना की बात करी, सेपरेट सेना निर्माण करती है, फिर आगे वो परमाणु हथियार बनाने की कोशिश करता है, और बहुत सारे इश्यूज जो इसमें वो है। और हाल ही में आपको पता है कि अभी उसका जो सुप्रीम लीडर है उसकी हत्या कर दी है, उसको हत्या बोल सकते हैं, असैसिनेशन बोल सकते हैं, व्हाटएवर जो भी है, वो अमेरिका और इजराइल की संयुक्त कार्रवाई में उसको मार दिया गया है। तो उसके बाद में एक सारा का सारा इशू क्रिएट हो गया। और समस्या क्या है बड़ी, देखिए समस्या एक है, दुनिया का जितना भी जो मोस्टली व्यापार होता है और स्पेशली इंडिया का, वो यहाँ जो आपका समुद्री मार्ग है लाल सागर से होते हुए, इससे होता है। और हमें आपको पता है ये जो पूरा मध्य एशिया का जो ये एरिया है, यहाँ से हमें क्या है, ऑयल की सप्लाई होती है। अगर यहाँ इस एरिया में टेंशन ज्यादा बढ़ती है तो हमारे लिए क्या प्रॉब्लम्स होगी, सबसे पहले तो ऑयल्स के दाम बढ़ जाएंगे, और दूसरी बात हो सकता है ऑयल की सप्लाई ना ही हो, क्योंकि हमारे पास 7 से 15 दिन के जो ऑयल रिजर्व है वही बचे हैं, राइट। तो हमारे लिए एक समस्या वाला संकट हो गया। दूसरा बड़ा मुद्दा हमारे लिए क्या है कि हमारे 1 करोड़ से ज्यादा जो लोग हैं वो इस एरिया में काम करते हैं, ठीक है, और यो दुनिया भर का जो हमारा डॉलर में हमें रेमिटेंस भेजते हैं, जिसको बोलते हैं यहाँ से विदेशी पैसा भारत में भेजते हैं। चलो ठीक है, पैसा एक तरह से मान लो वो एक अलग बात है, लेकिन इनके जीवन की जो रक्षा की चिंता है, इनको वापस घर वापसी करवाना या और प्रॉब्लम्स होती है, तो ये भारत सरकार के लिए और हमारे लोगों के लिए, सबके लिए चिंता की बात है। ये बड़े मुद्दे हैं। और फिर पूरी दुनिया जिस तरह से ऊपर आपको पता, रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं, इधर अफगानिस्तान और पाकिस्तान लड़ रहे हैं, फिर ये मध्य पूर्व, तो अपने आप में एक समस्या जो है काफ़ी जटिल हो गई है। तो ये सारा का सारा जो सिनेरियो है वो आपको समझना चाहिए। अब हम जल्दी जल्दी से थोड़ी बात कर लेते हैं कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ईरान और इजराइल की क्या है। देखो पहले ऐतिहासिक संबंध थे दोनों के बीच में, दोस्ती से दूर नहीं। आपको पता है जो आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड होगा ना, वही आपका सबसे खतरनाक दुश्मन बनेगा। एक जनरल बात बोली जाती है, और कुछ कुछ ऐसा ही हुआ है किसमें, ईरान और इजराइल के संबंधों में। यानी 1979 तक दोनों बेहतरीन दोस्त हुआ करते थे, और वहां पे जब ईरानी इस्लामिक क्रांति हुई उसके बाद छद्म युद्ध हुए, अब प्रत्यक्ष हमलों तक पहुंच गया। छद्म का मतलब होता है पहले इधर उधर से किसी और के थ्रू परेशानियां खड़ी करना, जो कि हम आगे समझेंगे। प्रारंभिक सहयोग, देखो पहले शाह की जो रेजिम थी उसमें बहुत बढ़िया, दोनों एक दूसरे के सहयोगी थे। दोनों में सोवियत प्रभाव को कम करना, अरब राष्ट्रवाद के खिलाफ परिधि की रणनीति, यानी कि अरब राष्ट्रवाद जो बढ़ रहा था उससे बचाना, और ईरान इजराइल को तेल सप्लाई किया करता था, और ये सारी चीजें, मतलब कि संबंध बहुत अच्छे थे। निष्कर्ष वाली बात यह है। आगे होती है 1979 में, जिसकी हमने बार बार बात करी, वो होती है इस्लामिक क्रांति। कहाँ पे, ईरान में, और ईरान में हो जाता है अयतोल्ला खुमैनी के नेतृत्व में इस्लामी गणराज्य की स्थापना। और यहीं से शुरू होता है, ईरान ने इजराइल को छोटा शैतान कहा, अमेरिका को बड़ा शैतान कहा, और यहाँ समस्याएं शुरू हो जाती है, ठीक है। और कब्जा करने वाला देश बोला कि इजराइल जो है वो मुस्लिम भूमि पे कब्जा करने वाला देश है। ईरान का क्या दृष्टिकोण है, देखिए अमेरिका और इजराइल के प्रति बिल्कुल नेगेटिव है,
ठीक है, दोनों को फिलिस्तीनियों का उत्पीड़क मानता है। देखिए, इसराइल के अंदर ही एक देश हुआ करता था फिलिस्तीन, इसके बारे में कभी हम फिर से बात करेंगे। अभी आप इतना याद रखें कि वो फिलिस्तीनियों का जिस संगारक जो है इसको मानता है, और आपस में क्षेत्रीय वर्चस्व के लिए दोनों लड़ रहे हैं। और इसमें बहुत सारे प्रोक्सी, जिसमें हिजबुल्लाह जैसे प्रोक्सी मिलिशिया भी शामिल है। हिजबुल्लाह और हमास के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। इसराइल का दृष्टिकोण क्या है? इसराइल ये बोलता है कि भाई ईरान, दोनों के अपने अपने दृष्टिकोण के बारे में बात करें। ईरान ये बोलता है कि भाई इसराइल ये बोलता है कि ईरान परमाणु कार्यक्रम विकसित कर रहा है जिससे हमें खतरा है। हिजबुल्लाह का समर्थन करता है। हिजबुल्लाह क्या है? देखिए, हिजबुल्लाह जो है लेबनान का एक पॉलिटिकल संगठन है, और ये सिर्फ पॉलिटिकल ही नहीं है, ये आतंकवादी संगठन भी है, जिसके थ्रू इस हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है ईरान, और इस हिजबुल्लाह के थ्रू हमले करवाता है कहाँ? इसराइल में। तो ये बोला जाता है इसराइल का दृष्टिकोण। और फिलिस्तीनी हमलों का अस्तित्व भी इसको खतरा मानता है। इसराइल ने अनेक गुप्त कार्रवाइयां की है, ठीक है, इस तरह की बातें है इसमें। आगे प्रोक्सी कैसे? देखो, हिजबुल्लाह जो है लेबनान में, उसको 1982 में पैदा किया किसने? ईरान ने। किसके लिए? इसराइल को परेशान करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले इसको एक पॉलिटिकल ग्रुप बनाया, यानी एक राजनीतिक दल के रूप में बनाया। उसके बाद फिर इसको जो है एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के रूप में डेवलप किया, जो धार्मिक रूप से, कि भाई आपका उद्देश्य जो है, पैसा हम देंगे आपको, वेपन हम देंगे, आपका काम है सिर्फ इसराइल पे हमले करना। इस तरह ये एक संगठन हो गया। अन्य जो है हमास, ये जो आपने फिलिस्तीन के बारे में हमने बात करी, उस फिलिस्तीन का एक संगठन है हमास, ठीक है। और हौती जो विद्रोही है, ये है आपका यमन में, ठीक है। तो ये तीन इस तरह के अलग अलग मिलिशिया ग्रुप जो तैयार किए किसने? ईरान ने, प्रोक्सी वार के लिए। किसके अगेंस्ट में? अमेरिका और इसराइल के अगेंस्ट में। आगे इराक और ईरान का युद्ध भी हो जाता है इसी बीच में। अब क्या हुआ? देखिए, कुछ घटनाएं अप्रैल 2024 में भी हुई, उसके बाद जुलाई 2024 में, अक्टूबर 2024 में। अब देखिए लगातार क्या करता है इसराइल, ईरान के जो मिलिट्री लीडर्स है उनको मारता है। फिर जवाबी हमले के तौर पे इसराइल जो है, ईरान जो है इसराइल पे हमले करता है। फिर काफ़ी सारे हमले इसराइल रोक लेता है, कुछ सारी मिसाइल्स गिरती है, वहाँ भी नुकसान होता है। फिर इसराइल क्या करता है कि हमास या जो आपका हिजबुल्लाह है उसके किसी कमांडर को मार देता है। उसकी जवाबी कार्रवाई में भी ईरान कुछ कार्रवाई करता है। लेकिन अभी क्या हुआ? रिसेंटली 4-5 दिन पहले जो ईरान का सुप्रीम कमांडर है उसको ही मार दिया जाता है। तो उसके बाद में इस पूरे एरिया में टेंशन्स बढ़ जाती है। और एक नई बात क्या होती है? देखिए, पहले क्या होता था कि मान लो ईरान पे हमला हुआ, ईरान पे, तो ईरान किस पे वापस करेगा? इसराइल पे। इस बार क्या हुआ है? जब से उसके सुप्रीम लीडर को मारा है, तो ईरान ने अपनी रणनीति चेंज कर दी, और वो न केवल आपका इसराइल पे या अमेरिका पे हमले कर रहा है, बल्कि सऊदी अरब, यूएई यानी आपका दुबई वाला जो देश है, ठीक है, कतर, बहरीन, इन सब देशों में भी जहाँ जहाँ अमेरिकी दूतावास है, या फिर अमेरिकी कोई सैन्य अड्डा है, या फिर उनके जो मॉल्स वगैरह है, या जो भीड़ भाड़ वाले एरिया, वहाँ पर भी ड्रोन और मिसाइल से अटैक कर रहा है कौन? ईरान। इस वजह से ये सिचुएशन ज़्यादा टेंस हो गई है, ठीक है। आगे क्या हो सकता है? देखिए, आर्थिक प्रभाव जो है दुनिया पे पड़ेंगे। तेल आपूर्ति बाधित होगी, वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, ईरान खुद कमजोर होगा। भविष्य क्या है? देखिए, भविष्य तो किस और करवट लेगा कुछ नहीं बोला जा सकता। बस यही है, बातचीत करनी चाहिए, और बातचीत से ही किसी संघर्ष का रास्ता जो है हल होना चाहिए। हमने बात करी थी लेबनान जो है हिजबुल्लाह का संगठन है, हिजबुल्लाह में किसने बना रखा है? ईरान ने। और फिलिस्तीन में हमास है। तो ये बात हमने पहले ही कर ली थी। तो आज हमने जो इम्पोर्टेंट बातें डिस्कस करी, वो सबसे पहले आर्थिक विकास जो राजस्थान का, उसके अकॉर्डिंग जो प्रति व्यक्ति आय वाला है आपको बताया, लोअर पहले स्थान पे है। फिर S-400 के बारे में बात करी, ठीक है। उसके बाद एक IPS अधिकारी राजपाल मीणा की जो नियुक्ति हुई है BSF के IG के तौर पे, उनकी नियुक्ति। फिर IRGC जो कि ईरान की सेना है, उसके बारे में गैंग्स ऑफ आर्ट आपको अच्छे से याद हो गया होगा, और हाड़ौती पेयजल परियोजना, इन सब के बारे में हमने बात करी। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट उम्मीद करता हूँ कि आपको ठीक से समझ आया होगा, और इसी तरह हम पढ़ते रहेंगे। आप भी अच्छे से पढ़ते रहिए, और चलिए फिर अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।